हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपनी जो क्लास 10 साइंस की सीरीज चल रही थी उसके अंदर लेसन नंबर 3 चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, जिसकी 8 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये है अपनी क्लास नंबर 9 और अपना लास्ट टॉपिक बचा था धातुओं की प्राप्ति। पिछले वीडियो में अपन ने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि जो धातु होती है उसका मुख्य स्रोत होता है भू प्रॉपर्टी, अर्थ क्रस्ट। भू प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में आपको बता चुका था। उसके बाद में खनिज की डेफिनेशन, अयस्क की डेफिनेशन, और इसके अलावा धातु जो है उनका निष्कर्षण कैसे होगा। निष्कर्षण के अंदर आपने जो धातु थी सक्रियता श्रेणी की, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था: सर्वाधिक क्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशीलता और सबसे कम क्रियाशील धातु। फिर उसमें ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होती है उनको विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी उनका जो निष्कर्षण होगा वो विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा होगा। जो बीच वाली है मध्यम अभिक्रियाशीलता, उन्हें कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है उनको गर्म करके ही आप लोग धातु को प्राप्त कर सकते हैं। और धातु निष्कर्षण जो पढ़ेंगे वो फिर अपन ने डिस्कस किया था धातु कर्म के अंदर। और धातु कर्म के अंदर धातु 3 स्टेप आपको पढ़नी होती है। सबसे पहले अयस्कों का समृद्धिकरण और फिर धातुओं का निष्कर्षण। अब धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे? सक्रियता श्रेणी का अलग तरीके से करेंगे, मध्यम वाली का अलग तरीके से करेंगे, और जो नीचे वाली उनका अलग तरीके से करेंगे, और फिर लास्ट में करेंगे धातुओं का परिष्करण। इतनी चीजें अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो जो धातु कर्म हेडिंग आपने लिखी थी वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं भाई अपन। हाँ, वहीं से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। एक तो ना मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा भाई, वो क्या है देखो, एक थोड़ा सा करेक्शन है, उसको देखना आप लोग। पिछले वीडियो में अपन ने ये जो डिस्कस किया था ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन क्या करना है आपको, हल्का सा करेक्शन करना है। ये जो कॉपर है ना, इसको आप लोग इसी में शामिल कर लेना, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु में। ये जो कॉपर है इसको मध्यम अभिक्रियाशीलता से हटा करके और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की में इसको काउंट करना है आपको। ठीक है भाई, इतना सा करेक्शन करना है। हाँ भाई, तो पिछली वीडियो में जो 3 हेडिंग लिखे थे वापस मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हाँ भाई, सबसे पहले खनिज, अयस्क, निष्कर्षण और धातु कर्म, ये वाली हेडिंग अपनी चल रही थी। इसके अंदर 3 स्टेप लिखी थी। सबसे पहले अयस्कों का समृद्धिकरण करते हैं, क्या होगा अभी पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर धातु का निष्कर्षण, जिसमें सबसे ऊपर वाली का अलग तरीके से होगा, बीच वाली का अलग तरीके से होगा, और नीचे वाली का अलग तरीके से होगा, और फिर लास्ट में होगा धातु का परिष्करण। तो जो पहला पॉइंट है, आज तीनों पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अयस्कों का समृद्धिकरण। देखिए होता क्या है, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार सिंपल सी परिभाषा पूछी जाती है, गैंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी है, रेत है आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। अतः धातुओं के निष्कर्षण से पहले, धातु को प्राप्त करने से पहले अयस्कों से गैंग को हटाना आवश्यक होता है। भाई, हम जो धातु प्राप्त करेंगे वो किससे प्राप्त करेंगे? अयस्क से करेंगे, लेकिन उस अयस्क में धातु के साथ कुछ गंदगियां हैं, कुछ अशुद्धियां हैं जिन्हें गैंग बोलते हैं, उनको हटाना आवश्यक है। तो जो अयस्कों का समृद्धिकरण है, इसके अंदर क्या करेंगे? अयस्क से धातु प्राप्त करने से पहले जो भी अशुद्धियां हैं जिन्हें गैंग कहते हैं उनको हटाना आवश्यक होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, अब जो अयस्क है उसमें से अशुद्धि हट गई है, अब उसमें धातु है, उस धातु को प्राप्त करेंगे, उसका निष्कर्षण करेंगे। तो सेकंड पॉइंट हो जाता है धातु का निष्कर्षण। अब मान लीजिए जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली है तो उनका अलग तरीके से करेंगे, बीच वाली का अलग तरीके से, नीचे वाली का अलग तरीके से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें से यदि कोई धातु है तो
इन धातु का कोई अयस्क है तो कैसे करेंगे, देखो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत क्रियाशील होती है, पहले पढ़ चुके हैं। इन धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। ये चीज मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं धातु क्रम के अंदर, ठीक है। विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी विद्युत शब्द आता है तो दो चीजें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, एक तो एनोड और एक कैथोड। बस ये चीज दिमाग में आई तो आगे क्या लिखना है ये सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होती है वो सबसे अत्यंत क्रियाशील होती है। इनका निष्कर्षण कौन सी विधि से करेंगे, विद्युत अपघटनी अपचयन। कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल से देखना। जैसे कि एग्जाम्पल लिए अपने सोडियम क्लोराइड। अभी आपको पता है विद्युत शब्द आते हैं, दो शब्द आने चाहिए, एनोड और कैथोड। हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, इसका करवाएंगे विद्युत अपघटन। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करवाएंगे, उसमें करंट डाल के उसको तोड़ेंगे, तो कैथोड सिरे पर तो प्राप्त होगा सोडियम और एनोड सिरे पर प्राप्त होगा क्लोरीन गैस, ठीक है। तो जो सोडियम है भाई NaCl है, तो NaCl के अंदर Na+ के रूप में होगा, Cl- के रूप में होगा। तो Na क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले प्लस था, Na+ होता है ना, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके और आपको सोडियम प्राप्त हो जाएगा कैथोड सिरे पर, और एनोड क्लोरीन माइनस में होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के और क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करवाएंगे तो कैथोड सिरे पर तो सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। नीचे यही बातें लिखी है कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटनी अपचयन करने पर कैथोड जो कि नेगेटिव होता है, ऋणावेशी सिरा होता है, उस पर सोडियम धातु निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड धनावेशित पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। सिंपल से यदि क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का तो यही बनता है कि विद्युत अपघटनी सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम कहाँ पर प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस कहाँ पर, तो सोडियम कैथोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर। याद रखने का सिंपल सा तरीका, नाम क्या इसका, सोडियम, सोडियम से बनेगा सोडी, सोडी से थोड़ी, थोड़ी से कैथोड। क्लियर, आगे देखो। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु की क्रियाशीलता कैसी होती है, मध्यम होती है ना, मध्यम प्रकार की होती है। ये प्रकृति में प्राय या तो सल्फाइड के रूप में होंगे या कार्बोनेट के रूप में होंगे या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। तथा एक बात ध्यान रखना भाई, या तो सल्फाइड के रूप में होंगी या कार्बोनेट या ऑक्साइड। और धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, उससे धातु को प्राप्त करना आसान होता है, इसलिए यदि सल्फाइड के रूप में है तो पहले उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे, कार्बोनेट के रूप में तो उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, और यदि ऑलरेडी ऑक्साइड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये अपने यही चीज़ें लिखी है कि ये प्रकृति में प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है तथा सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदलना आवश्यक होता है। और जब धातु कार्बोनेट को या धातु सल्फाइड को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे तो कुछ विधियां हैं वो अपनाएंगे, एक तो वर्जन, एक निस्तापन। वर्जन कब अपनाएंगे, यदि धातु सल्फाइड है और उसको ऑक्साइड में चेंज करना हो तो वर्जन अपनाएंगे, और यदि धातु कार्बोनेट है तो उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन अपनाएंगे। तो वर्जन में क्या होगा कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलना, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब वो धातु सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाएगा, इसे बोलेंगे वर्जन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सिंपल सी परिभाषा। निस्तापन में क्या होगा, यदि कार्बोनेट अयस्क है तो उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर, देखो सीमित वायु का मतलब है कि ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा भाई, ठीक है, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो जो सक्रियता श्रेणी के बीच में स्थित धातु है वो या तो सल्फाइड के रूप में होती है या कार्बोनेट के रूप में या ऑक्साइड के रूप में, और जो ऑक्साइड होता है धातु का, उससे धातु को प्राप्त करना अधिक आसान है बजाय किसके, सल्फाइड के या कार्बोनेट के। तो जो धातु सल्फाइड है पहले उसको धातु ऑक्साइड में चेंज करेंगे, यदि धातु कार्बोनेट है तो उसको धातु ऑक्साइड में चेंज करेंगे, और फिर उनसे क्या प्राप्त करेंगे, अपन लोग धातु प्राप्त करेंगे कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा, ठीक है। तो यदि सल्फाइड है,
इसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे तो ये विधि कहलाएगी वर्जन। यदि कार्बोनेट अयस्क है इसको सल्फाइड में चेंज ऑक्साइड में चेंज करेंगे, इसको बोलते हैं निस्तापन। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर उसका धातु ऑक्साइड में बदलना वर्जन कहलाता है, और कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में बदलना निस्तापन कहलाता है। सीमित वायु का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या किया, सल्फाइड होने पर ऑक्साइड में चेंज किया, कार्बोनेट होने पर ऑक्साइड में चेंज किया, और यदि ऑलरेडी ऑक्साइड में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखो, तो अतः धातु के सल्फाइड को वर्जन प्रक्रिया द्वारा और कार्बोनेट को निस्तापन प्रक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। यहाँ पढ़ चुके हो। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। तो सिंपल सी कहानी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला, कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदला, यदि ऑक्साइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करेंगे और धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त कर लेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए आपको जिंक धातु को निष्कर्षण करना है और जिंक धातु सल्फाइड के रूप में है, तो जिंक सल्फाइड इसको पहले क्या प्राप्त करेंगे, ऑक्साइड में, और सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना वर्जन कहलाता है। तो इसका पहले क्या करवाएंगे, वर्जन। तो जिंक सल्फाइड है, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। यदि ये जिंक धातु कार्बोनेट के रूप में होती तो इसको सीमित वायु में, सीमित वायु का मतलब है ऑक्सीजन एब्सेंट है, सीमित वायु में गर्म करेंगे तो ये धातु ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। तो पहले सल्फाइड होने पर ऑक्साइड में चेंज कर लिया, कार्बोनेट होने पर ऑक्साइड में चेंज कर लिया। अब इस ऑक्साइड को किस में चेंज करेंगे, इस ऑक्साइड से क्या प्राप्त करेंगे, धातु। कैसे, कार्बन के उपयोग से। तो आगे देखो, अब धातु ऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन होगा ना। तो इसके बाद जो धातु ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, उसको कार्बन के साथ गर्म किया जाएगा और इस जिंक धातु में ये क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाता है ना। जिंक धातु में ये अपचयित हो जाता है, सिंपल सी बात ये है। अब देखो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले आपने क्या किया, सल्फाइड से ऑक्साइड प्राप्त किया, फिर कार्बोनेट से ऑक्साइड प्राप्त किया, फिर उस धातु ऑक्साइड से कार्बन से क्रिया करवाई और धातु प्राप्त कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, कार्बन से भी क्रिया करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इसमें जो भी धातु है उससे अधिक क्रियाशील धातु ले लो। जिंक धातु से जो भी ज़्यादा क्रियाशील है वो धातु ले लो, उसके अभिक्रिया करवा दो और वो क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा। जैसे ZnO है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल रूप में। तो Zn से अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन सी है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अधिक क्रियाशील है। जैसे इसकी क्रिया इससे करवाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम से क्रिया करवा दिया आपने मान लीजिए इसकी, तो एल्यूमिनियम क्या होगा, जिंक धातु को हटा देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। भाई जो भी धातु ऑक्साइड है उसमें जो भी धातु है उससे अधिक क्रियाशील धातु की क्रिया करवा दो, वो अधिक क्रियाशील धातु उसको विस्थापित कर देगी। यानी एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया का यूज करके भी धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे जो विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इसलिए इसका हम उपयोग एक जगह करते हैं और वो अभिक्रिया है थर्मेट अभिक्रिया। क्या देखो कि कुछ विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इनमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धात्विक गलित अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती है। जैसे आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये जो Fe2O3 है, ये धातु का एक ऑक्साइड है, इससे आपको आयरन को प्राप्त करना है। तो हमने क्या किया, ये जो आयरन है इससे अधिक क्रियाशील धातु होती है एल्यूमिनियम, इससे क्रिया करवा दी। अब होता है क्या देखो कि जैसे आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या किया, ये एक धातु ऑक्साइड है, इससे धातु को प्राप्त करना है, तो हमने इस Fe से अधिक क्रियाशील धातु ले ली। Al क्या करेगा, Fe को विस्थापित कर देगा, तो Fe धातु अलग से प्राप्त हो जाएगी और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो Fe धातु प्राप्त हो रही है ना, होगा क्या, इस अभिक्रिया में काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इस ऊष्मा के कारण ये लोहा धातु है, ये ठोस ना होके लिक्विड अवस्था में गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इसलिए इस लोहे का उपयोग, मान लीजिए जैसे दो पटरी है
और इनके बीच में कोई दरार आ गई तो इस क्या करेंगे, इस Fe को इसमें डाल देंगे, क्योंकि लिक्विड अवस्था में है, ठंडा होकर ये क्या करेगा, इस गैप को भर देगा। कोई मशीन है, उसमें कोई पुर्जे खराब हो गई, कोई दरार आ गई, कोई ब्रेक आ गया, उसमें भी इस लोहा धातु को डाल देंगे, लिक्विड अवस्था वाले को, और वो गैप जो हो जाएगा वो फिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जहाँ पर भी थर्म शब्द आए, थर्म का मतलब ही होता है गर्म करना, और यहाँ पे हो क्या रहा है, ऊष्मा निकल रही है, गर्म हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो थर्मिट अभिक्रिया समझ में आ गई। जो धातु ऑक्साइड है, उससे धातु को प्राप्त करने के लिए हम कार्बन के अलावा हम विस्थापन अभिक्रिया के भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो विस्थापन अभिक्रिया होगी वो बहुत ज़्यादा ऊष्मक्षेपी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है ये धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है भाई, आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवा दी, ये एल्यूमिनियम Fe से अभिक्रियाशील है, Fe को विस्थापित कर देगा, अलग से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऊष्मा के कारण ये धातु कैसे अवस्था में प्राप्त होगी, लिक्विड अवस्था में, गलित अवस्था में प्राप्त होगी। और जिसका उपयोग हम मशीन जो पुर्जे हैं, रेल की पटरियों की दरार है, उनको जोड़ने में करते हैं भाई। इस अभिक्रिया को बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। क्लियर। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो आपको सिंपल से पता है, जो नीचे वाली धातु होती है बहुत कम अभिक्रियाशील होती है ना, और इनको तो अपन क्या करेंगे, जनरली गर्म करके ही धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं काफ़ी कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है सिनाबार। सिनाबार का सूत्र होता है HGS, जैसे बोलते हैं मरकरी सेकंड सल्फाइड या मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये एक्चुअल में जो मरकरी होती है ना, उसका अयस्क होता है भाई ये। ठीक है, पूछा जाता है सिनाबार किसका अयस्क है, या सिनाबार का सूत्र भी पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। जो सिनाबार है वो मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं, पारद भी कहते हैं, धातु का एक अयस्क है। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वायु में गर्म करने पर पहले तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में चेंज हो जाएगा, और फिर HgO को और अधिक गर्म करेंगे तो उससे में आपको मरकरी धातु प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सिनाबार है, गर्म करेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करेंगे तो उससे आपको मरकरी प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सी बात ये है। क्लियर है भाई। तो देख लिए, ये सिनाबार है, मरकरी धातु का अयस्क, गर्म किए इसको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करेंगे तो आपको मरकरी धातु अलग से प्राप्त हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल देखना, कॉपर की बात करें अपन, तो कॉपर है ना, वो प्राकृतिक रूप से क्यूप्रस सल्फाइड या कॉपर पस्ट सल्फाइड यानी Cu2S के रूप में पाया जाता है। ये अयस्क है कॉपर धातु का, क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, इसे गर्म करेंगे तो इससे आपको कॉपर यानी तांबा प्राप्त हो जाएगा। ये क्यूप्रस सल्फाइड है, इसको गर्म किया तो आपको पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा ना, क्यूप्रिक नहीं है ये क्यूप्रस है। फिर ये क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, वो इस क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके और वापस हमको कॉपर धातु प्राप्त करवा देता है भाई। तो सिंपल सी बात ये है। ठीक है, पहले गर्म करेंगे, ये प्राप्त होगा, फिर उसके अभिक्रिया करके कॉपर धातु आपको इजीली प्राप्त हो जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 स्टेप थी, अयस्कों का समृद्धिकरण वो आपने देख लिया, सेकंड था धातुओं का निष्कर्षण, उसमें सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु है उनका निष्कर्षण देख लिया, बीच वाली का देख लिया, नीचे वाली का देख लिया। अब लास्ट में एक पॉइंट बचा है, धातुओं का परिष्करण। एक्चुअल में क्या है, अभी भी जो अयस्क से धातु प्राप्त हो रही है ना, ये पूरी तरह शुद्ध नहीं है, अभी भी शुद्ध नहीं है, तो इसको शुद्ध किया जाएगा धातु का परिष्करण इस पॉइंट के अंदर। तो उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो ना वीडियो को आपको अधिकतम शेयर करना है भाई। ये सारी भी जो PPT है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल है गुरु अकेडमी 8116, वहाँ पर मिल जाएगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अधिकतम बच्चों तक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए भाई, है ना। तो अगला पॉइंट है अपना धातु का परिष्करण। देखो इसको ना अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और देखो यहाँ पे ना आपकी बार मैंने लिख के पहले मैंने PPT बनाई है। एक्चुअल में क्या है कि ये चीज़ें लिखी होगी ना तब इजीली समझ में आती है। यदि मैं लिखता, क्योंकि चीज़ें आगे पीछे है तो लिखने से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आई थिंक आधे घंटे का होगा, आधे घंटे का भी नहीं है पूरा शायद। तो जो लास्ट पॉइंट बच रहा है इसके अंदर धातु का परिष्करण, क्योंकि अभी भी जो धातु है ना वो शुद्ध नहीं है, उसको और शुद्ध करेंगे।
तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे धातुओं का परिष्करण। सिर्फ एक पॉइंट बचा है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा तो लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना है। थैंक यू।